तो पहले पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि सफ़िया का मुलाकात के किससे होता है, एक सिख बीवी से होता है। वहाँ पर कीर्तन चल रहा था, उसकी शक्ल मतलब सिख बीवी की शक्ल उसकी माता से मिलती जुलती थी, इसलिए वह उसके बहुत करीब हो जाती है, उसे बहुत भाती है। और जब सिख बीवी को यह पता चलता है कि अगले दिन वह लाहौर जाने वाली है, तो वह सौगात के रूप में क्या है, लाहौरी नमक लाने के लिए कहती है। 15 दिन बीत चुके हैं, वह लाहौर में, उसके 15 दिन बीत चुके हैं। दोस्तों के साथ मिलना, रिश्तेदारों से मिलना उसे बहुत अच्छा लगता है। सभी सौगात के लिए बहुत सारे तोहफे लाते हैं और वह पैकिंग भी कर लेती है, पर उसके लिए समस्या आ गई थी, किससे ना, लाहौरी नमक से। वह जब अपने भैया से यह बात पूछती है कि वह लाहौरी नमक ले जाना चाहती है, तो भैया जो कि पुलिस अफसर थे वह साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि लाहौरी नमक नहीं ले जाना गैर कानूनी है, मतलब नमक ले जाना गैर कानूनी है, इसे ले जाना उचित ना होगा। उसके आगे हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 127 खोलिए, आगे देखो। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है, मैं चोरी से ले जाऊंगी। जब उसके भैया यह उसे समझाते हैं कि नमक नहीं ले जा सकते, तब वह कहती है मैं नमक को चोरी छिपे ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। वह कहती मैं क्या चोरी छिपे थोड़ी ले जाऊंगी, सॉरी मैं चोरी छिपे नहीं ले जाऊंगी, मैं तो दिखाकर ही ले जाऊंगी। भाई ये तो आप ही गलत बता करेंगी कानून, तो क्या है अगर ऐसे ले जाओगी तो कानून के हाथ पड़ जाओगी। अरे फिर वही कानून कानून कह जाते हैं। बहन गुस्सा हो जाती है और कहती बार बार कानून की बात मत करो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, ये अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं, कुछ मोहब्बत मरवत आदमियत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान ही हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। कस्टम वालों को अगर मैं समझाऊंगी तो वे ज़रूर समझेंगे, वे भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। जिस रोज़ 2 बजे को उस रवाना होना था, तो जिस दिन उसे रवाना होता उस दिन देखो रात के 2 बजे सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। वह रात भर पैकिंग करती रही, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। तो बंद करके वह सारी सामान जो है वह पैकिंग करने लगी थी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सब कुछ वो पैकिंग कर लेती है, सूटकेस में और बिस्तर बंद जो है जिसे हम बेडिंग कहते हैं उसमें समा लेती है। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थी, और एक टोकरी थी जिसमें क्या थी, कीनू थी। एक दोस्त ने तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। अंडरलाइन करो कि ये कीनू क्या चीज़ है, संतरे और माल्टे ये दोनों को मिलाकर पैदा किया गया एक फल है जिसे कीनू कहते हैं, ठीक है। तो माल्टे की तरह रंगीन, माल्टा जैसा थोड़ा डीप कलर होता है, ऑरेंज होता है, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, काफ़ी रसीला होता है, संतरे के ग्रुप में ही आता है माल्टे, ठीक है। रंगीन और मीठा, साइज़ बड़ा होता है, मीठा होता है और रंगीन होता है, डार्क कलर का स्किन होता है, संतरे की तरह नाजुक। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। तो क्या बाकी थी पैकिंग करना, वो कीनू की टोकरी और नमक की पुड़िया। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले जानी है, पर कैसे? वह नमक की पुड़िया ले जाना चाहती है, मगर वह कैसे ले जाए? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वाले के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। वह सोचती है कि अगर मैं कस्टम वालों के सामने ये नमक की पुड़िया रख दूं तो कैसा हो। अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वाले, मतलब वह सही ढंग से ले जाना चाहती है, चोरी छिपे वह क्या है नमक की पुड़िया ले जाना नहीं चाहती, गैर कानूनी ढंग से वह ले जाना नहीं चाहती है। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया, फिर वह सोचती है अगर कस्टम वाले ले जाने नहीं दिए तब वह क्या करेगी? तब तो क्या है पुड़िया वह नहीं ले जा पाएगी, तो मजबूरी से उसे क्या है छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन फिर उसे वायदे का क्या होगा? अगर वह छोड़ जाएगी तो वायदे का क्या होगा? क्योंकि उसने सिख बीवी से वादा किया था कि वह लाहौरी नमक की पुड़िया वह ज़रूर लेकर आएगी।
वो उसने वादा किससे किया था? सिख बीवी, जिसे अपनी माँ मानती थी। हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? तो वायदा करके वह झुठलाना नहीं चाहती है। पेज नंबर 128 खोलिए। जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा। वह कहती है नहीं, मैं जान दे दूंगी, पर मैंने जो वादा किया है माता से उसे मैं ज़रूर निभाऊंगी। मगर कैसे? सोच में पड़ जाती, मगर वह वायदा वह निभाएगी कैसे? अच्छा, अगर इस कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए, तो वह सोचते अगर कीनू की टोकरी में वह नीचे रख ले तो क्या है, उसे कोई देख नहीं पाएगा। इनके लिए जाए तो इनकी कीनियों के ढेर में भला कौन इसे देखेगा, और अगर देख लिया, नहीं जी। फिर सोचती है नहीं, अगर देख लिया तो इज्जत का सवाल है। नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। तो वह जब आ रही थी तो उसने एक चीज़ ध्यान दिया था कि फलों की जो टोकरी है उसकी जांच नहीं की जा रही थी। तो वह सोचती अगर फल की टोकरी में रहे तो उसकी जांच नहीं होगी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। फिर वह सोचती जो होगा देखा जाएगा, और वह क्या करती है, नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी में रख देती है। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी तह में रख दी, और इस प्रकार वह नमक की पुड़िया टोकरी में रख देती है। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यार को कब से गहराई में उतार दिया हो, मानो बहुत ही प्यारा चीज़ हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, और वह क्या है, बचपन में लौट जाती है, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था। तो बचपन की कहानी उसे याद आ जाती है, जब माँ उसे कहा करती थी कि बचपन में जो शहजादा जो है अपनी रान चीर कर क्या करते थे, उसमें वो छिपा देता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा देती। उसने एक आह भरी। तो कहानियों में वह सुना करती थी, लोग क्या करते थे, दिल चीरकर क्या है, अपना सामान इधर से उधर छिपा कर ले जाते थे। पर वह तो कहानियाँ थी, तो वह वही सोचती है, अगर हो सके तो वह भी ऐसा ही कुछ करना चाहती है, अपना जान बाजी पर लड़ा देना चाहती है। फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी। धीरे धीरे वह फिर से टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, वहाँ तक कि बिल्कुल छिप गई। और फिर वह पुड़िया को क्या है, कीनुओं से छिपा देती है। आश्वस्त होकर उसके हाथ जोड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और उठकर दोहर ओढ़ ली। उसके बाद वह पैकिंग करने के बाद वह क्या करती है, थोड़ी लेट जाती है। रात के करीब देखो कितने बज गए थे, 1:30 बजे थे। अब देखो रात के 1:30 बज गए था, मार्च का महीना था। कौन से महीना? वो अपने भाई लोगों से मिलने लाहौर गई थी, मार्च का महीना। तो मार्च को अंडरलाइन कर लेना। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी, धीरे धीरे हवा आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। रात के 1:30 बजे चांदनी रात थी, तो वहाँ से क्या है, चांदनी साफ नज़र आ रही थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना खत सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। तो पत्तियों जो है वह भी साफ नज़र आ रहे थे। कभी किसी तरफ दरखत से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। तो क्या है, बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज़, पत्तों के सर सहराने की आवाज़, फिर चौकीदार जो है वह सीटी बजाता हुआ चौकीदारी कर रहा था, उसकी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी।
और फिर सन्नाटा छा जाता था, वह पाकिस्तान था। तो लाहौर देखो दो तरफ है, एक पाकिस्तान में है और एक हमारे पंजाब में है। तो यहाँ पर वह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे। तो पाकिस्तान में मतलब लाहौर में वो जहाँ रहती है वहाँ उसके 3 सगे भाई थे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सफ़िया के कितने भाई थे? 3 सगे भाई थे। बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, काफ़ी दोस्त भी थे। बाप की कब्र थी और नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ भी थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफा जान। तो भतीजे जो बच्चे थे छोटे छोटे थे, भतीजे भतीजियाँ मतलब उनके भैया भाई जो थे उनके बच्चों को कहते हैं। फूफी जान, आप फूफी जान यानी बुआ जी को कहते हैं। फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? वे पूछा करती थी कि फूफी जान आप हिंदुस्तान क्यों रहती हैं? नन्हे नन्हे भतीजियाँ उससे पूछते थे। जहाँ हम लोग नहीं आ सकते आप वहाँ क्यों रहती हैं? वहाँ तो हम नहीं जा सकते। उन सबके और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। दोनों के बीच में दीवार कौन थे? कस्टम, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो वही सोच में पड़ जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो दीवार है और कोई फ़र्क नहीं है, कस्टम वाले रोकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए और शायद दोबारा फिर कितने साल लग जाए कोई ठिकाना नहीं। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती, 1 साल के पहले वह तो आ भी नहीं पाएगी और यह भी हो सकता है कि अब कभी ना आ सके, और हो सके शायद वह कभी भी ना भी आ सके। वह सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा और फिर उसे अपने धीरे धीरे जो है उसे नींद आ जाती है, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हम वहाँ भी आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिज़नेस भी है। तो लाहौर में अमृतसर में क्या उनका बिज़नेस भी है, कोठी भी है। हम वहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, मगर वतन जो है वह तो लाहौर ही है उसे लगता है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा। वह सोचने लगी लाहौर का मकबरा, किला, ये सब याद आने लगे। किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा। तो उसे बचपन याद आ गया कि बचपन में किस प्रकार वह वहाँ पर खेलती थी। उस रंगीन अंधेरे में बढ़ती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौल सिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियाँ। वहाँ का जो मकबरा है वहाँ पर सीढ़ियों पर वह उतार चढ़ाव करती थी, सीढ़ी पर बैठा करती थी। 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप, उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। तो वह सपना देखती है। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? पूछा जाता है कि अब दोबारा तुम कब आओगी? शायद दोबारा और कभी आना नहीं होगा, मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। वह सोचती है शायद कभी आना भी ना हो सके। अचानक उसकी आंखें खुल गई। तो वह क्या है, लाहौर के बारे में सपना देख रही होती है। वही मकबरा जहाँ बैठे सीढ़ियों पर बैठी हुआ करती थी और लोग पूछते हैं दोबारा कब आओगी? वह कहती है शायद दोबारा, शायद अगले साल आए या शायद दोबारा आना ही ना हो। और फिर उसकी आंखें खुल जाती है। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब में एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनियों की लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ी थी। रसीले ठंडे कीनू जिनके देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। तो कीनू की टोकरी, वह जब सोई हुई थी, लेटी हुई थी, तब उसका हाथ जो है कीनू की टोकरी में पड़ जाता है, जो कि ठंडा था कीनू की टोकरी। तो तभी क्या है, उसकी नींद खुल जाती है और उसे याद आता है उसके जो दोस्त थे, तो
उसे जब तोहफा दे रहे थे तो वो उन्होंने यह कहा था कि यह क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मेवा है, इसको तुम देखना, अंडरलाइन करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। वक्ता कौन है, मतलब ये कौन कहते हैं, सफ़िया के दोस्त कहते हैं, ठीक है, वह जब उन्होंने जब कीनों की टोकरी उपहार के तौर पर दिया था। आगे देखो, सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था, तो दिल्ली जाना था और दिल्ली तक का जो किराया है वह उन्होंने टिकट खरीद कर दे दिया था भाई लोगों ने। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। तो भाई लोग जो है वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे क्योंकि उन लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनियों की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनियों के नीचे नमक की पुड़िया है। तो वह सोचती है कि इस टोकरी में क्या है, नमक की पुड़िया है और यह कोई नहीं जानता इसके सिवाय। इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।